प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। हैरानी हो रही है मुझे ये सोच के कि तुम्हारी हमारी रगों में एक ही मां का खून है। धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात अपने बड़े भाई के साथ। अरे दुर्गा, कम से कम मुझसे पूछ ही लिया होता। विश्वासघात तो मैंने किया है, किंतु इस विश्वासघात के पीछे आपको तकलीफ पहुंचाने की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। तकलीफ तुमने कितनी पहुंचाई है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। जरा सोचो, क्या मिसाल कायम की है तुमने अपने जवान बेटे के सामने। अपने भाई की पीठ में छुरा भोंक के उस कमीने काशीनाथ के हाथ अपना मकान गिरवी रख के 4 लाख रुपया थमा दिया बिना किसी लिखत पढ़त के, और कहा कि जा बेटा लुटा दे। और वो पट्टा भी कमाल का निकला, 5 मिनट में ही लुटा के आ गया। किंतु इसमें काशी का क्या कसूर है? कसूर नहीं, चाल है चाल। उसने 4 लाख रुपए दबा दिए हैं ताकि वक्त आने पर पूरी फैक्ट्री की मिल्कियत हासिल कर सके। नहीं भैया, काशी ऐसा कभी नहीं करेगा। बस इसी तरह अरे गहरे नत्थु खैरे पर विश्वास करने में तुम्हारी जिंदगी चौपट हो गई। अब चौपट हुई सो हुई, अब आगे की सोचिए। आखिर है तो आप ही का भाई। क्या हुआ वहां काशीनाथ के घर ज्यादा मीठे लड्डू मिलते हों? हम रिश्ता थोड़ी ना तोड़ेंगे। ताऊ जी, आप हमें बेघर मत कीजिएगा। दर्शन बेटे, ऐसा तू सोच भी कैसे सकता है? अरे ये चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, पर रहेगा तो मेरा छोटा भाई ही ना। देखो दुर्गा, जो हुआ सो हुआ। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, वरना तुम चौपट हो जाओगे। बाबूजी, इस बार आप ताऊ जी की बातों को मानने से इनकार मत करिए, नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे बाबूजी। अरे तुम तो सड़कों पर आओगे और ये जेल में जाएगा। जेल? हाँ हाँ जेल। फ्रॉड का केस बनेगा तुम पर। मैनेजर ने तो लिखवा लिया था इनसे कि लॉकर खोलने की जिम्मेदारी इनकी। मैनेजर भी कोई इस केस में बरी नहीं हो जाएगा, पर उसका क्या है, तबादला हो जाएगा, लेकिन जेल तो तू जाएगा। ताऊ जी, आप बाबूजी को जेल भिजवा देंगे? मेरी सलाह नहीं मानेगा तो जेल ही जाएगा तेरा बाप। देखो दुर्गा, पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो उल्टे फंसोगे। मेरी सलाह मानो, आपस में ही कोई कार्रवाई कर लो। फैक्ट्री चलाना तुम जैसे अनाड़ियों के बस की बात नहीं है। फैक्ट्री की कीमत 4 लाख रुपए होगी, सो मैं खरीद लूंगा, पैसे मैं भर दूंगा। उन पैसों से जाके तुम मकान के कागजात छुड़ाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किंतु फैक्ट्री में तो काशी का भी हिस्सा है। अगर मुनाफे में हिस्सा है तो नुकसान में भी तो हिस्सा होगा ही। और फिर तुम्हारी फैक्ट्री तुम्हारे हाथ से निकलकर दर्शन के पास ही तो जा रही है। यही तो इसे समझ नहीं आ रहा है। नुकसान तो मेरा ही होगा, लेकिन मुझे उस नुकसान में दर्शन का भविष्य नजर आता है। देखो दुर्गा, या तो काशीनाथ से कहो कि 4 लाख रुपया लेके आए, या फिर फैक्ट्री हमें बेच दे।
नहीं भैया, अगर मकान के कागजात लॉकर से निकलवा कर मैंने फ्रॉड किया है तो उसकी सजा काशी को क्यों मिले? नहीं, मैं काशी को ये फैक्ट्री नहीं बेचने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल ही जाना पड़े। पिताजी, आपकी अकल पर तो पर्दा पड़ गया। आप समझते क्यों नहीं है? आखिर फैक्ट्री निकल कर तो मेरे हाथ में आ रही है ना, हम ही तो मालिक बनने जा रहे हैं। और फिर पिता होने के नाते बेटे के प्रति आपका कुछ फर्ज भी तो बनता है। फर्ज की परिभाषा मुझे मत सिखाओ दर्शन। अपने दोस्त की खुशियों को बर्बाद करके मैं अपने लायक बेटे की परवरिश भी करना नहीं चाहूंगा, जबकि तुम तो नालायक बेटों की श्रेणी में आते हो। तो फिर मेरा फर्ज भी यही कहता है कि अगर तुम अपना घर लुटा के दूसरे का घर आबाद करोगे तो मैं ये केस पुलिस तक ले जाऊंगा और इस जुर्म में तुम्हें अपने जीवन के कई साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने होंगे। मुझे मंजूर है। सब मेरी वजह से हुआ है। अब पुलिस में जाते हैं तो दुर्गा फंस जाता है और नहीं जाते हैं तो ये पता नहीं लग पाता कि वो कौन लोग थे जिनको ये भनक लग गई कि मैं रुपए लेकर जा रहा हूं। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो अपने आप पर से यकीन उठने लगा है। जिस चीज में मैं हाथ डालता हूं वो बनने की बजाय बिगड़ती ही क्यों है? और इस बार तो ऐसी पटकी दी है तकदीर ने कि सब कुछ गंवाना पड़ रहा है। कुछ नहीं गंवाना पड़ेगा। अरे हमारा मन तो साफ है, हमने तो कोई पाप नहीं किया। देखो, अगर फ्रॉड के केस में मुझे जेल हो भी जाएगी तो पुलिस तो तहकीकात करेगी ना। हो सकता है वो 4 लाख रुपया मिल जाए, फैक्ट्री तो हमारे पास रहेगी। जेल जाने से मान मर्यादा का नुकसान नहीं होगा। 1000 लोग तरह तरह की बातें करेंगे। किस किस को सच्चाई बताते फिरोगे? कौन यकीन करेगा? और अब तक तो रुपया ठिकाने लग चुका होगा। दुर्गा, तुम चंदू बाबू से जाकर कह दो कि ये फैक्ट्री बिकेगी। हाँ, ये फैक्ट्री बिकेगी। पिताजी, ताऊजी ने पूछवाया आप लोगों ने क्या सोचा है? उनसे कह दो कि हम फैक्ट्री बेचने को तैयार हैं। माँ, पापू को अमीर बनने में अब देरी नहीं है। बस बोल बोल के नजर लगा दे। मगर काशी ने हमें क्यों नहीं बताई ये बात? क्या हो रहा है? 10 लाख का मुनाफा? मुनाफा नहीं माँ जी, ऑर्डर मिला है। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा कर लेंगे तो फिर और ऑर्डर, और फिर धीरे धीरे हम लोग इस टूटे मकान को छोड़कर नए बंगले में जाएंगे और छाया दी को भी साथ में ले जाएंगे। और ज्यादा छाया छाया मत करो, उसे भेजो अपने घर। लो, नाम लेते ही टपक पड़ी। जाने कितना जिएगी? अम्मा, मेरे जीने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अरे मेरी तरफ से 100-200 बरस जी ले, मगर बेटी, औरत का मरना जीना उसके मर्द के घर में ही होता है। ओफो दादी, घर में घुसते ही तुम हमेशा एक ही बात क्यों करती हो? मनीषा, तुम ही बैग लेके अंदर जाओ। अम्मा, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें वाकई परेशानी होती है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, बस। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहती कि औरत का मरना जीना कहाँ होता है। बस कर दिया ना नाराज आपने छाया दी को। अरे भाड़ में जाए, बचपन से ऐसी जिद्दी और गुस्से वाली है। जाने भी दीजिए रमा जी, छाया और उसके ससुराल वालों में थोड़ी अनबन हो गई है। तो मैं समझी नहीं क्या? तुम लोग मुझे कुछ भी मत बताओ। अरे मैं औरत की चाल देखकर बता सकती हूँ कि वो लड़कर आई है, राजी खुशी आई है। अरे सास ससुर के साथ नहीं रहना तो ना रहे, अपने मर्द से कहे। अगर वो भी नहीं चाहे तो वहीं जाकर रहे। क्या हो गया? कोई बात हो गई क्या? अरे छाया की बच्ची को ससुराल छोड़ के आओ इसी वक्त। ये क्या दादी, आपने आते ही शुरू कर दिया? ठीक है अम्मा, मैं छाया से बात करूंगा 2-1 दिन में। क्या बात है, आज आप बहुत थके थके लग रहे हैं। नहीं नहीं, पापू, कुछ। हाँ, आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? अरे वो क्या मिल रहा है 10 लाख का? अरे बहू बता ना, मैं भूल जाती हूँ। ऑर्डर अम्मा। हाँ, ऑर्डर। बाबूजी को पता चला तो मिठाई देने आ गए।
पापू, आपका सरप्राइज देने का इरादा फ्लॉप। नाना जी ने हमें पहले ही बता दिया। जा प्लेट लिया, तेरे बाबू को मिठाई खिलाते हैं। अभी लाई। सरोज, मिठाई। अरे पहले उस मुही को खिलाओ जो मुंह फुलाए बैठी है। लाओ मैं दे के आती हूँ, लाओ। सुनो, कुछ छिपा तो नहीं रहे? नहीं। मैं चाय लेके आती हूँ। May I come in, sir? ओह छाया, आइए बैठिए। सर, ये अचानक आप आइए बैठिए की औपचारिकता पर क्यों आ गए? कुछ कारण ही ऐसे बन गए हैं छाया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पद और अधिकार की आड़ में हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, मगर जहां अपनत्व वाले संबंध हो वहां वही बात कुछ कहने से मन बहुत व्यथित होता है। ऐसी कौन सी बात कहने जा रहे हैं सर, जिसमें आपको अपनत्व की दहलीज लांघकर पद और अधिकार की आड़ लेनी पड़ रही है? तुम जानती हो छाया, आज 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल खुला है, इसलिए उस घटना से निकली अग्नि शांत जरूर हो गई है, मगर बुझी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है छाया ये चंदू बाबू और तुम्हारा निजी मामला हो, मगर जिस समारोह में आकर तुमने उन पर कीचड़ उछाली, उस समारोह की जिम्मेदारी मेरी थी। सर, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, उस दिन समारोह में बोल पड़ी और मैं उसकी लिखित माफी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन जो बातें मैंने कही उसके लिए मैं कतई शर्मिंदा नहीं हूँ। खैर, जब तुम लिखित रूप से माफी मांग ही चुकी हो तो मैं भी लिखित रूप से एक मेमो दे रहा हूं तुम्हें। एक वार्निंग है इसमें। ठीक है सर। सर, मुझे भी आपसे एक बात कहनी थी। कहो। आप तो स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। मैं सोच रही थी कि अगर वाइस प्रिंसिपल की अकोमोडेशन मुझे मिल जाए तो, वैसे भी पिछले 10 दिन से मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ। छाया, इस बात के लिए मुझे, अगर आपको चंदू बाबू से पूछना पड़ेगा तो रहने दीजिए, मैं जानती हूँ उनका जवाब क्या होगा। नहीं छाया, प्रिंसिपल होने के नाते मुझे हक है कि कुछ बातों का निर्णय मैं स्वयं लूं, मगर कुछ दिन पहले ही चंदू बाबू ने यह सलाह दी थी कि क्योंकि उनकी बहू वाइस प्रिंसिपल है, इसलिए वाइस प्रिंसिपल वाली अकोमोडेशन स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाए। और मैंने उनकी बात मान भी ली थी, क्योंकि उस समय आप चंदू बाबू के यहां रह रही थी। सर, इसमें आपको घटिया राजनीति की गंध नहीं आती? एक तरफ तो उन्होंने आपसे ये कहकर अकोमोडेशन भरवा दी और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे पहले ही बेघर कर दिया ताकि मेरे पास कोई छत मुहैया ना हो। खैर, आपका धन्यवाद सर। ये बात बताकर आपने मुझे अंदर से और भी मजबूत कर दिया है। अरे छाया जी, मैं तो सुबह से आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। ऐसी कौन सी बात थी जो मेरी खोज खबर हो रही थी? छाया जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। उस दिन भरी सभा में अपने ससुर साहब की शान में आपने जो कसीदे पढ़े, मैं तो दंग रह गया। साहस की प्रतिमूर्ति हैं आप छाया जी। बस बस बस, मुझे आप साधारण सी लड़की ही रहने दीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। हाँ कहिए। मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए जिसका किराया कुछ ज़्यादा ना हो और लोकेलिटी भी ठीक ठाक हो। मैं समझ सकता हूँ छाया जी, चंदू बाबू के यहाँ अब रहना। पिछले 10 दिन से मैं अपने भाई के घर में रह रही हूँ। और आपके पति? धीरेन अपने माता पिता के साथ रहते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच कोई कटुता नहीं है। हम अभी भी एक दूसरे को उतना ही चाहते हैं और पति पत्नी रहेंगे। बस हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कल ही ढूंढ देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, मैं चलती हूँ। दुर्गा, तुम ही इन्हें ले जाकर चंदू बाबू को दे दो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपको मेरे साथ चंदू बाबू के यहाँ चलना है। चलिए। बेटा, तुम तो जानते हो छाया का मिजाज। उसके बापूजी ने ही उसको सर पर चढ़ा कर रखा था। अब तुम आए हो, अपने साथ लेकर जाना छाया को। हाँ, मैं भी बोलूँगी छाया से। चंदू बाबू आखिर हैं तो बड़े। हमारी फैक्ट्री के मुहूर्त पे अगर वो किसी भी वजह से छाया को नहीं भेजना चाहते थे तो छाया को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे बचपन से ही सिर फिरी लड़की थी छाया। नहीं नहीं माँ जी, छाया जैसी लड़की का साथ तो हर किसी को नहीं मिलता। देखा, हीरा है दामाद। तुम फिक्र मत करो धीरेन बाबू, मैं आज ही उसकी चोटी पकड़कर भिजवाती हूँ घर। लो, आ गई छाया। छाया, अपना सामान बांध, धीरेन बाबू आए तुझे ले जाने को। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, तुम अंदर चलो, छाया और धीरेन को बात करने दो। आओ छाया, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। चल इधर बैठ। और सुन, तमीज से बात करना, मेरे दामाद बाबू हैं वो। अरे अम्मा, मैंने कब बदतमीजी से बात की है धीरेन से? अच्छा अच्छा। कैसे हो तुम? मेरा हालचाल पूछने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? असल में पिछले 4 दिन से मैं बाहर गया हुआ था, बैंक के काम से, इसलिए। तो ठीक है, वरना मैं बहुत नाराज हो जाती। माँ पिताजी कैसे हैं? ठीक है, वैसे ही है। तुम्हारी कमी बहुत खलती है छाया। मुझे भी। जीवन कैसे ही चलेगा? तुम साथ देने को तैयार होते ही नहीं। मैं अलग कमरा लेकर रहने का सोच रही हूँ। लेकिन क्यों? अम्मा को मेरा यहाँ रहना बहुत खल रहा है, इसलिए। ओह। वैसे भी तुम्हारे घर में तब मेरे रहने की कोई जगह होगी ही नहीं। मुझे मालूम है। वैसे तुमने उस दिन फंक्शन में जो कुछ बोला था ना बाबूजी के खिलाफ, मैं भी उससे सहमत हूँ। सहमत तो सभी हैं धीरेन, लेकिन हर कदम पर मुझे ही हार का मुंह देखना पड़ रहा है। भैया नमस्ते। अरे धीरेन, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, बैठो।
मैं जरा, तुम लोग, मैं आता हूं। क्या हुआ भैया को? अब भी सुन। चंदू बाबू, ये फैक्ट्री अब आपकी। ठीक है बाप, जाओ। दुर्गा, देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम जाके प्रेस संभालो और ये फैक्ट्री दर्शन संभाल लेगा। थैंक यू ताऊजी। आपने हमें कंगाल बना दिया, बस इतनी कृपा ही काफी है। प्रेस संभालने के बारे में मुझसे मत कहिएगा। देवर जी, फिर खाओगे क्या? अपनी ऐठन को थोड़ा कम करो, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। ताई जी, मैं हूं ना पिताजी और माँ का ख्याल रखने के लिए। हमें तुम्हारे आश्रय की जरूरत नहीं है। तुम अपने ताऊजी का और ताई जी का ख्याल रखो। अच्छा, चलता हूं। देखा दर्शन, कैसी पटकनी दी दोनों को। चश्मा। मगर ताऊजी एक बात बता दूं आपको, एक दिन बाबूजी भी इस तरकीब पर आपको दाद देंगे। मगर तरकीब क्या लड़ाई आप लोगों ने? बता दें? बता दो ताऊजी। अच्छा चलो, तुम्हें बता ही देते हैं। जानती हो रुपए किसने छीने थे? कोई गुंडे होंगे। वो गुंडा हमारा दर्शन ही था। उसी के आदमियों ने वो पैसों वाली अटैची छीनी थी। ताई जी, मैं तो उसी दिन से काशीनाथ और बाबूजी के पीछे पड़ गया था। और ताऊ जी एक बात है, अगर मेरे कानों में भनक नहीं पड़ती काशीनाथ जी और बाबूजी के प्लान की, तो हमें कुछ नहीं पता चलता। दर्शन, किस्मत ने मेरा साथ हमेशा दिया और पूरी जिंदगी में इससे अच्छा सौदा कभी हाथ नहीं दिया। उन्हीं के पैसे उन्हीं को लौटा के उन्हीं की फैक्ट्री हथियाली। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। नहीं छोड़ूंगा। दुर्गा, पिताजी, दुर्गा, पिताजी, दुर्गा। जल्द ही मेरी बेटी को फूकने आ जाना काशीनाथ।